गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 3 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सीजिए, वहाँ भी आपको इसकी जो फर्दर डिटेल है वो अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में कुछ चुनिंदा न्यूज़ है जो बहुत ही अच्छी है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, हमारे एक्सपोर्ट रोज 45% टू 33 बिलियन इन अगस्त मंथ। क्या मतलब है, पहले मेरी बात को सुनो। देखो, कोई भी कंट्री होती है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, वो हमेशा चाहती है कि उसके यहाँ का जो एक्सपोर्ट लेवल है वो रैंप अप करे, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होता है ना, जो फॉरेन करेंसीज वगैरह है वो इंडिया में आनी शुरू हो जाती है। और जिस देश के पास जितनी ज़्यादा करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप माना जाता है, बिकॉज कि वो उसके साथ ट्रेड कर सकता है। सोच के देखो कि अगर हमारे पास यूएस डॉलर्स नहीं होंगे तो कल को क्या मैं यूएस के साथ ट्रेड कर पाऊंगा? क्योंकि यूएस वाले तो क्या कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए, तभी हम आपको माल देंगे। तो ऐसे केस में उनसे माल या कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए हमें उनकी करेंसी उनको देनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में हमारे पास वो करेंसी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमने उनको कोई माल कभी बेचा होगा, तभी तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है हर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट का बढ़ावा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर आप मानोगे नहीं कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर को कई सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, मॉनेटरी में और नॉन मॉनेटरी वे के अंदर, और इतने सारे इंसेंटिव इसलिए देते हैं ताकि एक्सपोर्ट लेवल हमारा इंक्रीज हो पाए। तो वही यहाँ पर कहा गया कि जो अगस्त 2021 के डेटा जो अभी निकाला गया है, लेटेस्ट डेटा, उसके हिसाब से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लास्ट ईयर जो अगस्त का महीना था, अगस्त 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो वो 45% से हमारा रैंप अप हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डेटा के अंदर अगस्त 2021 के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हुआ है 33.14 जबकि बिलियन डॉलर, और अगस्त 2020 अगर हम सेम मंथ में लास्ट ईयर को देखें तो ये होता 22.83, और अगर उससे भी लास्ट ईयर में देखें तो ये था 25.99। आप देख सकते हो अगस्त 2019 के अंदर 25.99, फिर थोड़ा सा कम हुआ 22.83, और एकदम से बढ़ के 33.14 हो गया। अगर आप इंपोर्ट देखोगे तो इंपोर्ट हमारा रैंप अप हुआ है। याद रखना, एक इकॉनमी के लिए एक्सपोर्ट अच्छा होता है, इंपोर्ट ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इंपोर्ट से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा और इंपोर्ट भी बढ़ा, जबकि रियलिटी में होना क्या चाहिए था, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था और इंपोर्ट कम होना चाहिए था। बट थोड़ा सा इंपोर्ट के साथ हमारी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, देखो अभी जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो यस नो डाउट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रैंप अप यानी इंक्रीज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ेंगे। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हमें इंपोर्ट देखें तो हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है, जिसके चलते हम फॉरेन करेंसी को लूज भी कर देंगे। अब प्रैक्टिकली सोचो, मैं नहीं कह रहा आप ज़्यादा टेक्निकल होकर सोचो, प्रैक्टिकली सोच कर देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करके कितना अर्न कर रहे हो 33.14 बिलियन डॉलर्स, बट बदले में आप इंपोर्ट करके कितने गवा रहे हो 47.01। तो जो एक्स्ट्रा डॉलर्स आपने यहाँ पर $10 का जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यही जो डिफरेंस है हमारा, ये सॉरी मैंने आपको $10 बोला, ये आपका डिफरेंस बनेगा $14 का। ये जो आप डिफरेंस देख पा रहे हो $14 का, ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा, यानी इतना आपको IMF से लोन लेना पड़ा, IBRD से या वर्ल्ड बैंक से आपको लोन लेना पड़ा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ऐसे केस में उसको बैलेंस करने के लिए हमें IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। देखो, एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा जितना हम इंपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम एक्सपोर्ट करें तब हमें ट्रेड सरप्लस होगा, लेकिन अभी ये ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन ही हमें देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए भारत क्या करती है, कई टाइप के इंसेंटिव एक्सपोर्ट को देकर क्या करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी इंडिया को काफ़ी समय लग जाएगा, जिस हिसाब से सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है कि हम कभी ट्रेड सरप्लस में जा पाएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी यानी 1947 से लेकर आज तक की डेट में, 2021 तक की डेट में हमारा कभी ट्रेड सरप्लस नहीं है, हमेशा हम ट्रेड डेफिसिट में ही रहे हैं। क्यों रहे हैं उसके पीछे रीज़न आप जानते हो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, इसके चलते हमें इन प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन सही तरीके से होगा तो फ्यूचर के अंदर हमें एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम कह सकते हैं कि हमें ट्रेड सरप्लस देखने को अपने पास मिला है। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इस पूरे आर्टिकल को आप रीड करें एक एक पॉइंट, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आएंगी। ठीक है, चलिए, ये था आपका फ्रंट पेज। इसके बाद थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोकल लेवल की न्यूज़ है, इसलिए मैं इसको अभी कवर करते हुए नहीं चलूँगा। ठीक है, यहाँ भी आपका लोकल लेवल न्यूज़ है, अगेन मैं वही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, इसको हम कवर अप करते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है, ओके। एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो ये कि जैसे आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी पर्सन पे FIR करना चाहते हैं तो हम ही नहीं बल्कि कई सारे लोग जो से पीड़ित हैं सभी लोग कर सकते हैं। बट एक बात बताओ, एक ही चीज़ के लिए आप 10 लोग FIR कर रहे हो तो आपको नहीं लगता आप गवर्नमेंट का टाइम ख़राब कर रहे हो, उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनकी एफिशिएंसी, सारी चीज़ें आप ख़राब कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि अगर एक चीज़ पे FIR है तो आप एक ही बंदा करो, इतने सारे मल्टीपल लोग मत करो कि एक ही चीज़ पे मल्टीपल FIR की जा रही है। तो ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पर दिल्ली को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि वायरस के लिए जो हमारा डेल्टा वेरिएंट इसमें पाया गया है, उसके अंदर हमने ये देखा कि उसमें अब डेथ केसेस होना शुरू हो गए हैं। ये केस जो है बहुत कम है, मतलब 0.06% है, बट फिर भी हमें देखने के लिए मिल रही है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अगर हम बात करें, जैसे याद रखना, मैं हमेशा हर क्लास में आपको बताता भी हूँ कि जितनी ज़्यादा इकॉनमी हमारी किस में होती है, जितना ज़्यादा उसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, उतनी हमारी इकॉनमी क्या करती है, बूस्टअप करती है। याद रखना, जीडीपी का रिलेशन हमारा सीधा वैक्सीनेशन से है। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी, जीडीपी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हम इंडिया का टेकोमीटर देखें तो उसमें आप देख सकते हैं डोज 1 अभी तक सिर्फ और सिर्फ 98,43,954 डोजेज इसके अंदर दी गई हैं, और दोनों डोज लेने वाले जो लोग हैं दैट इज़ 39,41,329, जिसमें मेल फीमेल और अदर्स ये सारी कैटेगरी बनाई गई है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, जिसके अंदर अब कहा ही जा रहा है कि ये सीधा हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट डालेगी। तो इस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो वैक्सीनेशन में डबल डोज ले लेते हैं उनमें हॉस्पिटल जाने की सिचुएशन नहीं आती है, वो घर में ही अपना ट्रीटमेंट करके अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो इनको कोविड हो जाता है दोनों डोज लेने के बाद, तो उनका जो प्रकोप है, जो उनकी एंटीबॉडीज़ है, वो इतनी डेवलप हो जाती है कि उसके प्रकोप को क्या कर देती है, कम कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके घर में किसी ने वैक्सीनेशन ना करवाई तो प्लीज़ करवा लो जाके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जो आपको बताने लायक हो, सारी ये पॉलिटिकल और थोड़ा सा वो है। अब यहाँ पर क्या बोले, जैसे कर्नाटका के अंदर पिछले 100 दिन के अंदर देखा गया है जो केसेस हैं कोविड के, उनमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। जैसे आप जानते हो केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ से केसेस जो हैं हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते हुए आपको मिलते हैं। तो इन केसेस को क्या करना पड़ता है हमें अपने पास, इन केसेस को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ता है। तो कर्नाटका में देखा कि 97% का यहाँ पर फॉल देखने को मिला पिछले 100 सालों के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी हमारे पास न्यूज़ है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था फ़ोन के चलते। यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो ये भी लोकल लेवल की न्यूज़ है। और आगे चलते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टीचर्स को लेकर एक बात बोली है कि अगर आपको स्कूल ओपन करने हैं तो इसमें जितने भी फ्रंट टीचर्स हैं जो मतलब टीचिंग करेंगे, उनका डबल डोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम स्कूल को रीओपन नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है, और मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी ये चीज़ बताई थी कि डबल डोज का होना बहुत ज़्यादा इस केस में क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, टीचर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम आगे चले, यहाँ पर थोड़ा सा लोकल लेवल न्यूज़ है इसलिए हम ज़्यादा नहीं करें। और आप जानते हो एक्टर जो सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी डेथ हुई थी किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, हार्ट अटैक की वजह से। खैर ये लोकल न्यूज़, मैं इसको कवर अप करते हुए नहीं चलूँगा। अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट पे। आज की क्लास में हम 3 एडिटोरियल कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा नोबल इंटेंशन का। अभी नोबल इंटेंशन क्या है ये बोला गया, जैसे आप जानते हैं कि यूएस के अंदर अभी यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमें मेंबरशिप मिली थी 1 महीने की। अब वो जा चुकी है, 31 अगस्त तक की वो मेंबरशिप हमें मिली थी, जिसके अंदर इंडिया ने कई सारे मुद्दे उठाए और बहुत जेन्युइन मुद्दे उठाए। जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था कि जो अफगानिस्तान में तालिबानी लोगों ने जो कैप्चर कर रखा है, उससे क्या ग्लोबल इकॉनमी पर या ग्लोबल ट्रेड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बात बोली गई। और इंडिया ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि अगर हमें इसको रिमूव करना है तो इसके लिए हम किन ग्रुप से बात करें, तालिबानी ग्रुप से बात करें या अफगानिस्तान के फॉर्मल प्रेसिडेंट जो रहे हैं उनसे बात करें। देखो ऑब्वियसली बात है, हम फॉरेन प्रेसिडेंट से तो अब बात नहीं करें क्योंकि अब वो प्रेसिडेंसीशिप उनकी रही नहीं है। इवन तालिबानी वो पूरे लोगों का कैप्चर कर दिया गया। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन उसका जो अथॉरिटी है वो लेगा, कौन उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेगा। इस बात को लेकर इंडिया ने जब उसको सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोला गया था तो मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया था। देखते हैं अब उस पर क्या रिपोर्ट बनती है क्या नहीं बनती। तो ये पूरा जो एडिटोरियल है वो इसी ग्रुप के ऊपर है। और याद रखना इसका जो रेजोल्यूशन नंबर है वो 2593 है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में रेजोल्यूशन नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आपका एक एडिटोरियल और मिलेगा, दैट इज़ ब्रेक थ्रू चैलेंजेस। ये क्या बोला गया कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है उसका आगमन हो चुका है और इसके जो केसेस हैं वो अब हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इन केसेस से कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है उस बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो हमारी पुरानी वैक्सीन है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जो कि डेल्टा वेरिएंट को भी टैकल कर पाए। क्योंकि अभी जो हमारे पास वैक्सीनेशन है वो सारी की सारी उन वेरिएंट्स के लिए हैं जो डेल्टा वेरिएंट नहीं है, जो अदर वेरिएंट्स हैं। तो अब डेल्टा वेरिएंट को कैसे में टैकल करना है इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और अब हम एक नई वैक्सीन को जो है यहाँ पर एक अप्रूवल देने भी वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, अभी नहीं, मतलब आगे जब न्यूज़ में आएगी तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल उस पर बेस्ड है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम चलें
तो एडिटोरियल आता है अ हाइड्रो ऑन स्लॉट द हिमालय कैन नॉट टेक। क्या मतलब है, जैसे आप जानते हो हाइड्रो पावर प्लांट जो हिमालय रीजन में बनाए जा रहे हैं, इनसे क्या होता है ना कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ वो बढ़ जाती हैं, जिनके चलते यहाँ का जो कंपोजिशन है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिगड़ जाता है, जिसके चलते वहाँ पर नेचुरल क्लैमिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो देखो अगर आप किसी भी नेचुरल कंपोजिशन को छेड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लैमिटी आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। अब उस क्लैमिटी से दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, चेंजेस क्या हैं कि जैसे अभी देखा गया हिमालय रीजन के अंदर 10 जो हाइड्रो पावर प्लांट है उनको मंजूरी मिल गई। बात उठती है क्यों मिली मंजूरी, आप उस प्लांट को थोड़ा सा कम करो ना, जिससे कि हमारे इकोलॉजिकल पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े, या अगर आपको बिजली बनानी है तो थोड़े से आप करो, बाकी चीज़ों के अदर स्टेट पर डिपेंड रहो। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए बोला कि हिमालय रीजन पे क्या ये जितने हाइड्रो पावर प्लांट है क्या ये लगाने इतने ज़रूरी हैं कि जिसमें हम एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से नेगलेक्ट करें। तो ये पूरा डिटेल इस पर बेस्ड है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें पहले भी न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ और आपको याद होगा, अगर आप डेली देखते हो तो बिल्कुल पता होगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट उठता है, इज़ मोनेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स इज़ गुड आइडिया। मैंने आपको बताया था मोनेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स में क्या चीज़ आती है कि जो पब्लिक की संपत्ति है, यानी जो सरकारी संपत्ति है जो खाली पड़ी हुई जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, उसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे दें तो उससे एक रेंटल इनकम हमें आने लगेगी और उस पैसे का यूज़ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का। तो अब ये पूछा रहे क्या ये गुड आइडिया है बैड आइडिया। दोस्तों मैं चाहता हूँ कमेंट करके आप मुझे अपने व्यूज़ बताओ कि आपके हिसाब से मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एक गुड आइडिया है या ये बैड आइडिया है, इसके अंदर और हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं अपने पास बिजनेस सेक्शन की ओर। ठीक है, चलिए बिजनेस सेक्शन की ओर हम आते हैं। तो बिजनेस सेक्शन में आपको वही आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज़ें ही देखने के लिए मिलेंगी। एक मिनट, ये देखिए। अच्छा, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जीएसटी को लेकर, आई होप आपने वो देख ली होगी कि जीएसटी में अगस्त महीने के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 30% ज़्यादा हुआ है पिछले साल अगस्त के कंपैरिजन में। ठीक है, ये न्यूज़ उसी से रिलेट करती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कवर नहीं करूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आज हम बात करते हैं इंडिया में कौन कौन सी टॉप 50 कंपनी है जो कि निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। रिपीट कर दो, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एल&टी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये टॉप 50 कंपनी हमारी जो निफ्टी के अंदर कवर अप होती हुई चलती है। अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट में तो हम टॉप 5 करेंसीज की बात करते हैं जो कि एचडीआर के अंदर काउंट की जाती है। एचडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। जब भी आईएमएफ लोन देती है तो वो अपनी करेंसी में देती है जिसका नाम होता है एसडीआर, जिसके अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आपकी यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज और चाइनीज युआन इसके अंदर कवर की जाती है। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।